डियर स्टूडेंट्स, तो कार्बन 13 एनएमआर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आज रहेगा वो है डीईपीटी। अब देख लेते हैं ये डीईपीटी। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं क्या होती है। तो डीईपीटी की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो डी फॉर डिस्टॉर्शनलेस, ई फॉर इन्हेंसमेंट बाय, पी फॉर पोलराइजेशन और टी फॉर ट्रांसफर। तो डिस्टॉर्शनलेस, इन्हेंसमेंट बाय, पोलराइजेशन, ट्रांसफर। तो ये डीईपीटी हम कहाँ पर कैसे क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो ये एक मॉडर्न टेक्निक है काफ़ी। ठीक है, अभी तक हम देखिए हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। अभी प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा हमने देखा, प्रोटॉन डी कपल्ड स्पेक्ट्रा देखा, फिर ऑफ रेजोनेंस स्पेक्ट्रा देखा। देखो हम जो बात करें सबसे पहले प्रोटॉन, नॉर्मली जो हम लेते हैं वो प्रोटॉन डी कपल्ड स्पेक्ट्रा लेते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि प्रोटॉन कितने हैं कार्बन के साथ, ये हम नहीं डिटेक्ट कर पा रहे थे। अच्छा, अगर हम प्रोटॉन कपल्ड लें, जैसे सपोज हमारे पास ये इस तरह से कोई एक मॉलिक्यूल है, आगे भी यहाँ पर भी कुछ ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पर प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा लेते तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कार्बन जो है इस हाइड्रोजन के साथ, यानी वन बॉन्ड कपलिंग तो शो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ इस हाइड्रोजन के साथ भी ये कपलिंग शो करता है। तो नेबरहुड में जो हाइड्रोजन है उसके साथ भी ये टू बॉन्ड कपलिंग शो कर रहा था। तो उसमें क्या हो रहा था, प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा इस वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहे थे। ठीक है, तो फिर एक स्पेक्ट्रा हमने लिया ऑफ रेजोनेंस स्पेक्ट्रा, जो प्रोटॉन कपल्ड और प्रोटॉन डीकपल्ड के बीच का था। वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर हमें ये इन्फॉर्मेशन जो कि हमें प्रोटॉन डीकपल्ड में नहीं मिल पा रही थी कि कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, वो हमने ऑफ रेजोनेंस में ले ली। और वो तो हम यहाँ प्रोटॉन कपल्ड में भी ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर वन बॉन्ड और टू बॉन्ड कपलिंग दोनों देखने को मिल रही थी। लेकिन ऑफ रेजोनेंस में क्या था, जो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन है सिर्फ उन्हीं की कपलिंग हमें वहाँ पर दिखाई दे रही थी, ये टू बॉन्ड कपलिंग वहाँ पर नहीं थी। इससे क्या था, स्पेक्ट्रा की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम हो पा रही थी और ओवरलैपिंग ऑफ सिग्नल भी हमें नहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन ऑफ रेजोनेंस में भी काफ़ी प्रॉब्लम है कि अगर मान लीजिए कोई भी जिन जैसे कोई कार्बन, यही दोनों कार्बन एटम अगर ले लें हम, इन दोनों कार्बन एटम के अगर केमिकल शिफ्ट बहुत पास पास हैं, तो अगर बहुत पास पास हुए तो देखो दोनों कार्बन की हमें डबलेट मिलने वाली है। तो सपोज अगर मैं दोनों सिग्नल्स को इस तरह से दिखा दूं, ये जब मैं इनका प्रोटॉन डी कपल्ड स्पेक्ट्रा ले रही हूँ तो दोनों कार्बन के लिए हमें अलग अलग सिग्नल कुछ इस तरह से मिल रहा है, केमिकल शिफ्ट बहुत पास पास में है। और फिर मैं ऑफ रेजोनेंस स्पेक्ट्रा अगर इसका देखूं तो क्या होगा, इसकी वजह से भी ये कार्बन का भी डबलेट और इस कार्बन का भी डबलेट, तो हमें कुछ इस तरह से यहाँ यहाँ पास 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 में मिल जाएगा ये। तो क्या होगा यहाँ पर भी ना, अगर कार्बन शिफ्ट केमिकल, कार्बन का केमिकल शिफ्ट ऐसे कार्बन से जिनके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बहुत पास पास में है, तो वहाँ पर ओवरलैपिंग ऑफ सिग्नल कह लीजिए या स्पेक्ट्रल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हमें ये पहचानने में कि कौन सा सिग्नल किस कार्बन का है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को दूर किया डीईपीटी ने। तो DEPT is a powerful technique used in organic chemistry to elucidate the structure of organic molecules। ये तो हमें पता ही है कि जितने भी हम NMR सब करवा रहे हैं वो इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एलिसिडेशन के लिए करा रहे हैं। ठीक है, unlike traditional C13 NMR spectroscopy which provides only basic information about carbon environments, DEPT enhances signals from specific type of carbon atoms। तो जैसे नॉर्मल हम कार्बन 13 NMR दे रहा था, वहाँ पर कार्बन 13 NMR में क्या था, जितने भी कार्बन एटम्स हैं सबके लिए हमें सिग्नल मिलेंगे। लेकिन डीईपीटी में सिर्फ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कार्बन एटम्स, यानी ये जो डीईपीटी है सिर्फ सारे कार्बन एटम्स के बारे में नहीं बताती, ये सिर्फ कुछ स्पेशल टाइप के कार्बन एटम्स हैं। अभी हम देखेंगे कौन से कार्बन एटम्स हैं जिनके बारे में ये इंफॉर्मेशन देती है, तो उन्हीं के बारे में ये डिटेल एनालिसिस देती थी। तो दिस enhancement is achieved through a series of pulse sequences resulting in distinct peaks in NMR spectrum corresponding to each carbon type। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक पल्स सीक्वेंस टेक्निक हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब यहाँ पर पल्स से क्या मतलब है, पल्स मतलब हमारी वही रेडियो, जो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर यूज कर रहे हैं, बस उसे ऐसे यूज करेंगे कि जिस सोर्स से वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसे ऑफ ऑन करते रहेंगे, जिससे हमें जो रेडियो फ्रीक्वेंसी मिले इन द फॉर्म ऑफ पल्स मिले। तो इसको हम बोल दे रहे हैं पल्स। ठीक है, तो पल्स मीन्स यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी है, बस बहुत कम टाइम के लिए, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, बस ऑफ या ऑफ ऑन, आएगी जाएगी, इस तरह से वो पल्स की फॉर्म में मिलेगी। तो अब इसमें होता क्या है, इन डीईपीटी टेक्निक द सैंपल इज इरेडिएटेड विद अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेज ऑफ पल्सेस। जो भी हमारा सैंपल है उसमें हम पल्सेस का सीक्वेंस डालेंगे, इरेडिएट कराएंगे उस सैंपल को। द रिजल्ट ऑफ दीज पल्स सीक्वेंसेज इज दैट द 13C सिग्नल्स फॉर द कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल विल एग्जिबिट डिफरेंट फेजेस। तो जो भी कार्बन एटम्स
के जो सिग्नल्स होंगे वो हमें डिफरेंट डिफरेंट फेज में मिलेंगे। ये डिपेंड किस चीज़ पर करेगा? डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच टू ईच कार्बन। तो वो जो पल्स सीक्वेंस हम सैंपल को दे रहे हैं उसमें हमें हर कार्बन के लिए, हर कार्बन तो नहीं है यहाँ पर, कुछ स्पेशल टाइप के कार्बन्स के लिए हमें सिग्नल मिलेगा और बस वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में मिलेगा, लेकिन बस ये डिपेंड करता है कि उससे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने अटैच्ड हैं। तो ईच टाइप ऑफ कार्बन विल बिहेव स्लाइटली डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स पल्सेस। तो अब हर कार्बन जो है एक डिफरेंटली बिहेव करेगा, बस ये डिपेंड किस चीज़ पर करेगा कि हमने पल्स का कितना ड्यूरेशन उस पर दिया है। ठीक है, नहीं पल्स ड्यूरेशन पर कार्बन का बिहेव डिपेंड करेगा और उस कार्बन के बिहेवियर से हमें वो सिग्नल्स मिलेंगे। तो दीज डिफरेंसेस कैन बी डिटेक्टेड, और इन्हीं डिफरेंसेस को हम डिटेक्ट करते हैं एंड स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस्ड इन ईच एक्सपेरिमेंट कैन बी प्लॉटेड, और फिर वही स्पेक्ट्रा को हम हर एक्सपेरिमेंट में जो भी हमें मिला है उससे हम प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो डीईपीटी एक्सपेरिमेंट से हमें कौन से कार्बन का सिग्नल मिलेगा वही अब हम इसमें देखेंगे। तो डीईपीटी एक्सपेरिमेंट्स आर यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन अ CH3 ग्रुप, एक तो मिथाइल ग्रुप के लिए हमें मिलेगा वहां पर सिग्नल, CH2 ग्रुप के लिए मिलेगा, CH ग्रुप यानी मिथाइन ग्रुप के लिए मिलेगा, एंड अ क्वाटरनरी कार्बन। अब इसमें लिखा है क्वाटरनरी कार्बन, पर क्वाटरनरी कार्बन के लिए यहाँ पर सिग्नल नहीं मिलता। ये डिस्टिंग्विश कर देगा CH3, CH2, CH और क्वाटरनरी कार्बन को। आप ये समझ सकते हैं कि वहां पर CH3 के लिए भी सिग्नल मिलेगा, CH2 के लिए मिलेगा, CH के लिए भी मिलेगा, लेकिन क्वाटरनरी कार्बन के लिए वहां पर कोई सिग्नल, डीईपीटी में हमें कोई सिग्नल नहीं मिलता, इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बाकी तीनों कार्बन से। ठीक है, द प्रोटॉन पल्सेस इज सेट एट 45 डिग्री, 90 डिग्री और 135 डिग्री इन 3 सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स। तो डीईपीटी में ये 3 टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जिसमें पल्स का ये एंगल सेट किया जाता है 45 डिग्री पर या 90 डिग्री पर या 135 डिग्री पर। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अटैच टू अ पर्टिकुलर कार्बन कैन बी डिटरमिन्ड, और इसी की हेल्प से ये जो पल्सेस हमने एंगल दिए हैं, इन पल्स एंगल्स की हेल्प से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि कार्बन से कितने हाइड्रोजन्स वहां पर अटैच्ड हैं। तो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट पोलराइजेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूक्लियाइड टू अनदर, और इस एक्सपेरिमेंट में भी यही होता है, जैसे हमने NOE पढ़ा था वहां पर भी पोलराइजेशन का ट्रांसफर हो रहा था फ्रॉम वन न्यूक्लियाइड टू अनदर। और किससे किस तरफ ट्रांसफर होगा? जैसे NOE में हो रहा था कि जिसका भी गायरोमैग्नेटिक रेशियो ज़्यादा होगा उससे कम गायरोमैग्नेटिक रेशियो की तरफ ये पोलराइजेशन ट्रांसफर होता है। तो द ट्रांसफर वुड बी फ्रॉम 1H to 13C। दिस अलाउज फॉर द DEPT टू डिटरमिन विच कार्बन्स आर अटैच टू हाइड्रोजन्स। तो ये इसकी हेल्प से ही हमें मालूम पड़ पाता है कि किस कार्बन से कितने हाइड्रोजन्स जो हैं अटैच्ड हैं। तो अब हम यहाँ पर उसके DEPT एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट क्या मिला, बस हम वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वन कॉमन मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग द रिजल्ट्स ऑफ अ DEPT एक्सपेरिमेंट इज टू प्लॉट 4 डिफरेंट सब स्पेक्ट्रा। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ये सब नीचे हमने एक सैंपल लिया हुआ है आइसोपेंटाइल एसीटेट, मतलब ये हमारा मॉलिक्यूल है, इस पर हमने DEPT एक्सपेरिमेंट किया और इससे हमने 4 डिफरेंट स्पेक्ट्रा जो थे वो प्लॉट किए। ठीक है, और ये हमारा आइसोपेंटाइल एसीटेट है। अब देखो इसमें कार्बन्स जो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन्स हैं कौन से हैं, देखो ये CH3 और ये वाला CH3, दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट क्योंकि सेम है इसलिए हमने इसको भी नंबर 1 और इसको भी नंबर 1 दिया। फिर ये CH, ये डिफरेंट टाइप का कार्बन है इन दोनों से, तो ये नंबर 2। फिर CH2 डिफरेंट है, और देखो ये वाला CH2 और ये CH2 दोनों में केमिकल एनवायरनमेंट में डिफरेंस है। ये CH2 इधर ऑक्सीजन से अटैच है जबकि ये CH2 इधर CH से अटैच है, तो इसके लिए 4 टाइप का सिग्नल मिलेगा। ऐसे ये CH3 बिल्कुल अलग है तो 5th, और ये C अलग है, क्योंकि हर कार्बन के लिए हमें सिग्नल मिलता है कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रा में, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं हमें कुल मिलाकर 6 सिग्नल्स जो हैं मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम वो 4 स्पेक्ट्रा देखेंगे जो हमने इस DEPT एक्सपेरिमेंट से इसके लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, वो 4 स्पेक्ट्रा यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो नीचे वाला स्पेक्ट्रा आप देख रहे हैं, सबसे नीचे हमारा नॉर्मल स्पेक्ट्रा जो हम लेते ही हैं कार्बन 13 डीकपल्ड वाला स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड है जो मैंने यहाँ लिखा है। इसके लिए ना मैं आपको नंबरिंग फिर से कर देती हूँ। ये हमारा नंबर 1, तो ये भी नंबर 1 था, ये नंबर 2 कार्बन है, ये नंबर 3 कार्बन है, ये नंबर 4 है, इसको हमने नंबर 5th दे रखा है, इसको नंबर 6। आप चाहे तो इसको नंबर 5 उसको नंबर 6 दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड है। इस कंपाउंड के लिए जब हमने ये कार्बन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा लिया तो हमें देखो कितने टाइप के सिग्नल्स मिलने चाहिए थे, हमें 6 सिग्नल्स मिलने चाहिए थे। वही 6 सिग्नल्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे, इसके ऊपर नंबर भी डाल रखा है 1 2 3 4 5, और यहाँ पर है ये आपका 6, और यहाँ बीच में देख रहे हैं आप CDCl3 के लिए हमें यहाँ पर ट्रिपलेट मिल रही है। ये सब मैं बता चुकी हूँ। ड्यूटेरियम क्योंकि जब कार्बन के साथ
कार्बन और ड्यूटेरियम की कपलिंग होती है, तो एक ड्यूटेरियम से हमें 3 जो है कार्बन का जो सिग्नल है वो 3 पीक्स में टूटता है, यानी ट्रिपलेट हमें कार्बन की मिलती है। तो CdCl3 की भी ट्रिपलेट यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब देखो DEPT कैसे यूजफुल है। मान लो जो ये हमने डिकपल्ड स्पेक्ट्रा लिया कार्बन का, अब हम ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि ये कौन सा सिग्नल किस कार्बन का है। देखो यहाँ पर तो नंबर ऑलरेडी गिवन है, तो आप पता लगा लेंगे वहां सामने देख के। लेकिन अगर सपोज ये नंबर नहीं होते, आपको मैं कहती कि आपको पता लगाना है, तो आप एक दो कार्बन को छोड़कर, जैसे कि सपोज ये जो 6 नंबर वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 172 के लगभग मिला है, तो ये बहुत डी शील्डेड रीजन में है, तो जाहिर सी बात है वो CO के लिए मिला हुआ है हमें, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि अगर आप नहीं पता लगा पा रहे हैं, जैसे कि जो 3 कार्बन है, ये 1 और 2 और ये 5, ये कार्बन देख रहे हैं, इन कार्बन के जो सिग्नल मिले, अब आपको नहीं पता चल रहा क्योंकि ये प्रोटॉन डीकपल्ड है, तो हमें यही नहीं मालूम पड़ रहा कि कितने हाइड्रोजन है इसके पास और कौन से कार्बन का सिग्नल है। तो बस इसको पता लगाने के लिए हम DEPT को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम DEPT 45 यानी पल्स एंगल अगर हम 45 रखें तो उसमें क्या पता चलता है। तो DEPT 45 में क्या होगा, जितने भी कार्बन हाइड्रोजन से अटैच्ड हैं, यानी जितने भी प्रोटोनेटेड कार्बन हैं, उन सबके सिग्नल तो हमें दिखाई देंगे, और जिस कार्बन से कोई हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है उसका हमें कोई सिग्नल यहां पर नहीं मिलता। तो DEPT 45 में जिस भी कार्बन से, बल्कि पूरे DEPT में आप कोई भी DEPT चाहे 45 करा लो, चाहे 90 करा लो, चाहे 135 करा लो, जिस कार्बन से कोई हाइड्रोजन अटैच्ड ही नहीं है उस कार्बन के लिए हमें कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि DEPT जितने कार्बन से जब हाइड्रोजन अटैच्ड होगा तभी DEPT एक्सपेरिमेंट मतलब उसके सिग्नल हमें वहां पर दिखाई देंगे। तो आप देख रहे हैं DEPT 45 देख लीजिए, चाहे DEPT 90, चाहे DEPT 135, ये जो 6 नंबर वाला सिग्नल है, 6 नंबर किसके लिए था, ये कीटोनिक ग्रुप के लिए, ये 6 नंबर लिखा है ना C डबल बॉन्ड O। तो आप देख रहे हैं इस कार्बन से क्योंकि कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, C डबल बॉन्ड O से कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इसलिए DEPT 45 में हमें कोई सिग्नल यहां पर नहीं मिल रहा है। तो DEPT 45 क्या करता है, या तो वो क्वाटरनरी कार्बन हो, उसका कोई सिग्नल यहां पर नहीं देता, ठीक है। मतलब कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगी तो उसका कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, बाकी सारे कार्बन के यहां पर सिग्नल दिखाई देंगे। तो जैसे यहां पर 4 का सिग्नल हमें यहां दिख ही रहा है, फिर ये 3 का सिग्नल भी हमें यहां दिख रहा है, ये 2 का नंबर का भी सिग्नल दिख रहा है, 1 का भी दिख रहा है और ये 5 का भी दिख रहा है, ठीक है। तो बाकी सारे कार्बन क्योंकि हाइड्रोजन से अटैच है, इसलिए DEPT में बस ये आप ध्यान रखिएगा, जिस कार्बन से कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगी उसका हमें कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। फिर हम आते हैं DEPT 90 में। DEPT 90 जो है वो सिर्फ उस कार्बन का सिग्नल देता है जिससे सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच्ड हो, यानी मिथाइन कार्बन CH ग्रुप, सिर्फ CH ग्रुप का सिग्नल देता है, बाकी किसी कार्बन का सिग्नल नहीं देगा ये। तो यहां पर हमें सिर्फ एक ही सिग्नल देखने को मिल रहा है क्योंकि हमारे कंपाउंड में सिर्फ एक ही CH है। अगर कंपाउंड में 2 या 3 CH होंगे तो फिर हमें 2 या 3 सिग्नल मिलेंगे। तो सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि DEPT 90 जो है वो सिर्फ जितने मतलब जो CH होते हैं सिर्फ उन कार्बन्स के लिए सिग्नल देता है, यानी वो कार्बन जिसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो इससे हमें ये मालूम पड़ा कि ये जो CH के लिए सिग्नल मिल रहा है, तो यानी अगर हम इसी को नीचे की साइड चले जाएं, इसी में नीचे की कितने पर मिल रहा था, ये लगभग 25 ppm पे मिलता है। तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि जो ये वाला जो सिग्नल है, यानी ये, एक सेकेंड मैं जरा सबको डिलीट करती हूँ। आप ना नीचे वाले स्पेक्ट्रम में ये सोच के चलिएगा कि कोई भी नंबर नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई नंबर नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो नंबर ये वाला मालूम पड़ा DEPT 45 से, क्योंकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के लिए, यानी क्योंकि उसके कोई हाइड्रोजन अटैच ही नहीं है, तो इसलिए हमें मालूम पड़ा कि जो ये वाला सिग्नल है ये यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये 6 नंबर कार्बन एटम है। तो इसलिए मैं अब इसमें 6 नंबर डाल रही हूँ। आप सोचिए कि कोई नंबर नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, अब मैं डाल रही हूं बस आपके सामने, ठीक। DEPT 90 क्योंकि हमें सिर्फ CH प्रोटॉन्स के बारे में बताता है, तो मैं एक बार ये वाले नंबर तो कर ही देती हूँ। ये 2 है, ये 3 था हमारा, ये 4 था, ये 5 था और ये 6 था। तो 6 कार्बन का तो हमने पता लगा लिया, ठीक है। अब ये CH के लिए दे रहा है खाली सिग्नल, ये वाला सिग्नल सिर्फ CH प्रोटॉन्स के लिए, तो इससे हमें मालूम पड़ता है CH क्योंकि 2 नंबर पर है, तो ये इसका मतलब 2 नंबर कार्बन का सिग्नल दे रहा है। और 2 नंबर कार्बन जब हम देखेंगे नीचे जाकर ppm पर कितने ppm पर मिल रहा है, तो ये लगभग 25 ppm पर मिलता है। तो हम कार्बन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा में देखेंगे कि 25 ppm पर जो सिग्नल हमें मिल रहा है, इसका मतलब वो CH की वजह से मिल रहा है, इसका मतलब वो 2 नंबर, तो मैं इसको 2 नंबर अब दे रही हूँ, ठीक है। आप सोचिए पहले कोई नंबर नहीं था, अब ये नंबर दिए जा रहे हैं, ठीक।
अब उसके बाद आते हैं DEPT 135 पे। अच्छा, DEPT 90 में भी C डबल बॉन्ड O के लिए कोई नहीं मिलेगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि कोई भी DEPT कराओ बस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन के लिए सिग्नल देता है, बाकी किसी मतलब जो जिस कार्बन से कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा उसके लिए कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। ठीक, अब हम आते हैं DEPT 135 पे। DEPT 135 पे क्या होगा, हमें कुछ आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लाइंस तो अपवर्ड है, ये वाली लाइंस अपवर्ड है, यानी कि जो बेस लाइन है हमारी जो डार्क डार्क दिखा रखी है ना, इसको हम बेस लाइन बोलते हैं। बेस लाइन से ऊपर की साइड जो सिग्नल जा रहे हैं उसको हम अपवर्ड सिग्नल्स बोल रहे हैं, और हमें कुछ सिग्नल्स डाउनवर्ड में मिल रहे हैं, यानी इनवर्स सिग्नल भी मिल रहे हैं। ये तो हमारे सीधे सिग्नल हो गए, ये हमारे इनवर्स, दो सिग्नल्स हमें इनवर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जो CH प्रोटॉन होते हैं या जो प्रोटॉन कह रही हूं मैं, CH कार्बन या CH3 कार्बन, यानी ऐसे कार्बन जिन कार्बन से अगर ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड हो, ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑड नंबर कितने हो सकते हैं, 1 या 3 तो हो सकता है, 4 तो होगा नहीं, CH4 हो जाएगा, वो तो मीथेन हो जाएगा। तो 1 या 3 जो ऑड नंबर ऑफ मतलब कार्बन से अगर ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड हो तो उनके लिए हमें अपवर्ड सिग्नल मिलते हैं। तो यानी ये जो 1 2 3 ये जो तीन सिग्नल्स हमें यहां दिखाई दे रहे हैं, ये या तो CH के लिए हैं या CH3 के लिए हैं, ये हमें मालूम पड़ गया है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देती हूं ये CH के लिए और CH3 के लिए। अभी हमें नंबर नहीं पता, अभी मैं आपको नहीं बता रही हूं। ठीक, और जो कार्बन इवन नंबर से हाइड्रोजन से अटैच है, ये जो CH2, H2 का मतलब दो हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर हाइड्रोजन कार्बन से अटैच होंगे तो उनके लिए हमें हमेशा इनवर्स पीक मिलेगी, यानी उल्टी पीक मिलेगी। ठीक है, जैसा हमें यहां पर दिखाई भी दे रही है। तो अब इससे हमें यह मालूम पड़ा कि ये दोनों CH2 हैं, ये भी CH2 है और ये भी CH2 है, क्योंकि CH2 के लिए इनवर्स पीक मिल रही है। अब हमने यहां पर देखा अपने कंपाउंड में कि हमारे पास दो CH2 हैं। अब दो CH2 में से कौन सा CH2 कौन सा वाला है, नंबर 3 और नंबर 4। हमारे पास दो CH2 है, नंबर 3 और नंबर 4। तो आप देख रहे हैं 4 नंबर वाला CH2 क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच्ड है तो इसलिए ज्यादा डीशील्डेड होगा, और डीशील्डेड होगा तो इसलिए डीशील्डेड रीजन में मिलेगा, यानी TMS से दूर हो जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों में से ज्यादा डीशील्डेड कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इसलिए हम इसको नंबर 4 दे देंगे, और ये वाला क्या बचेगा, नंबर 3। तो हमने ये पता लगाया, और नंबर 3 और नंबर 4 में हम नीचे जाके देखेंगे बिल्कुल, तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल बिल्कुल ऊपर वाले इनवर्स सिग्नल से मैच कर रहा है। और ऐसे ही जो ये ऊपर वाला CH2 4 के लिए हमें मिल रहा है, नीचे की साइड अगर आप जाके देखेंगे तो ये बिल्कुल 4 से मैच करेगा। तो हमने इसमें नंबर डाल देंगे कि ये नंबर 3 का सिग्नल हो गया और ये नंबर 4 का सिग्नल हो गया। तो हमें मालूम पड़ गया, ये दोनों सिग्नल भी हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि किस किस CH2 की वजह से मिले हैं। तो ये CH2 जो है वो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, जबकि ये वाला CH2 जो है वो आगे फिर CH से अटैच्ड है। ठीक है, हमने ऐसे पता लगा लिया कि ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। तो हमने अभी तक 4 सिग्नल जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम आते हैं इन ऊपर वाले 3 सिग्नल्स पर। तो ये जो ये ऊपर वाले 3 सिग्नल्स हैं, या तो ये CH है या ये CH3 है। अब CH प्रोटॉन तो हम पहले ही पता लगा चुके हैं कि DEPT 90 से, तो हम देख लेंगे कि 25 ppm पर, यानी कि 25 ppm कौन सा है, ये वाला सिग्नल, ये जो सिग्नल है ये हमारा 25 ppm पे मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला सिग्नल CH का है। ठीक है, तो CH का अगर है ये, तो हम इसी के नीचे जाके पता लगा सकते हैं, वो तो हम ऑलरेडी पता भी लगा चुके हैं कि हमारा ये CH की वजह से मिल रहा है। ठीक है, तो 2 नंबर तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अब बचे ये दोनों सिग्नल, बाकी के दोनों सिग्नल। अब हमारे पास क्या क्या चीजें बची हैं, देखो हमने 2 को आइडेंटिफाई कर लिया, 3 आइडेंटिफाई कर लिया, 4 कर लिया, 6 कर लिया। हमारे पास अब क्या बचा है, 1 और 5। तो देखो 1 हमारा ये CH3 है और ये CH3 है। ठीक है, और 5 हमारा ये वाला CH3 है। ठीक, तो पहले अगर हम 1 की बात करें, 1 पर 1 कार्बन, भाई हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप हैं, दोनों के लिए हमें सेम सिग्नल मिलेगा। ठीक है, इन दोनों कार्बन से कुल मिलाकर कितनी हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, 6 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। जबकि अगर हम 5 वाले CH3 को देखें, 5 नंबर पर जो CH3 है, ये वाला जो CH3 है, इससे कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, यहां पर खाली 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। तो अभी अभी हम NOE पढ़ के आए हैं, और NOE से हम ये पता लगाते हैं कि जिस कार्बन से जितने ज्यादा हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं उस कार्बन के सिग्नल की इंटेंसिटी हमें उतनी ज्यादा देखने को मिलती है। माने अगर हमें एक सिग्नल ऐसे और दूसरा सिग्नल ऐसे मिल रहा है तो हम ये कहेंगे इस वाले कार्बन सिग्नल की इंटेंसिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, तो इसी बेसिस पर हम ये पता लगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों, हालांकि इतना बहुत क्लियरली नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन ये वाला सिग्नल जो है ना थोड़ा सा
लंबा है, इससे थोड़ा सा लंबा, ये इस तरह से है कुछ, ठीक है। तो जो ज्यादा लंबा होगा, जिसकी हाइट जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब वो 1 वाले CH3 की वजह से है, यानी वहां पर 6 हाइड्रोजन के लिए आया है ये सिग्नल। तो इसलिए ये जो लंबी वाली पीक है ये 1 हाइड्रोजन की वजह से, यानी कि अगर हम पीक के वैल्यू की बात करें केमिकल शिफ्ट की, ये हमें मिलती है 22 ppm पे, और जो ये पहली वाली पीक मिल रही है ये हमें मिल रही है 21 ppm पे। तो जो 22 ppm पे मिली है, इसका मतलब वो 1 हाइड्रोजन की वजह से मिली है। तो हम अब नीचे वाले अपने कार्बन में देख लेंगे, स्पेक्ट्रम में देखेंगे कि जो 22 पर मिली है, तो ये देखो, ये पहली वाली पीक हमें 21 पर मिली है और ये दूसरी वाली पीक हमें 22 पर मिली है। तो ये 22 वाला है और ये हमारा 1 वाला कार्बन हो जाएंगे, ये हमारे 1 वाले कार्बन हो गए, ठीक। और जो बाकी बचा वो हमारा 5th कार्बन था। तो इस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं अपने DEPT की हेल्प से कि कौन सा कार्बन का सिग्नल किस कार्बन की वजह, मतलब ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं ये किस किस कार्बन की वजह से आ रहे हैं। तो आप देखो, अगर हम एक और चीज में बताना चाह रही थी, यहां पर देखो फिर से, बस आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा है। आपको अगर ये पता लगाना है, देखो हमारे पास ये तीनों सिग्नल कितनी पास पास में है। अगर हम ऑफ रेजोनेंस ले लेते तो ऑफ रेजोनेंस में क्या, ये तो प्रोटॉन डीकपल्ड था तो इसलिए कोई कपलिंग नहीं है, लेकिन अगर हम ऑफ रेजोनेंस लेते तो क्या होता है, ये जितने भी इनके साथ हाइड्रोजन अटैच हैं इन कार्बन नंबर के साथ, 1 वाले के साथ हमारे पास कितने हाइड्रोजन है वो देखेंगे, 5 के साथ कितने हैं, 2 के साथ कितने हैं, तो उनकी फिर मल्टीप्लिसिटी, हर कार्बन फिर टूटेगा, फर्दर पीक्स में मल्टीप्लेक्स में टूटेगा। तो ये क्या होगा, जब ये फर्दर इनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी तो ये सिग्नल्स जो है बहुत पास पास आ जाएंगे, और जब ये बहुत पास पास आ जाएंगे तो हमें फिर ये पता नहीं लगा पाएंगे कि ये सिग्नल कौन से कार्बन के लिए थे। तो बस इसी से बचने के लिए हमने ये DEPT कराया। तो जिन भी ऑफ रेजोनेंस वैसे अपने आप में अच्छा है, ऑफ रेजोनेंस को का स्पेक्ट्रम लेना भी बहुत इजी होता है, जबकि DEPT का स्पेक्ट्रम लेना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ऑफ रेजोनेंस को इंटरप्रेट करना काफी टफ है अगर कार्बन जो हमारे सिग्नल्स दे रहे हैं उनके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बहुत पास पास है, क्योंकि वहां पर हमें जो है इस तरह से कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा देखने को मिल जाता है। जबकि DEPT में इंटरप्रिटेशन बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वहां पर हम अलग अलग पल्स एंगल पर और फिर अलग अलग हमें सिग्नल जो है, हर कार्बन के लिए हमें सिग्नल मिलेगा, बस सिर्फ उस कार्बन पर जिस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है उसके लिए कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। तो उसको भी हम अलग से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। जैसे DEPT 45 में से हमें ये मालूम पड़ गया कि हमारे पास ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये जो 6 नंबर वाला, क्योंकि हमें यहाँ पर पीक नहीं मिली तो इसलिए ये 6 नंबर का कार्बन है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको पीक को डिफाइन कर दिया। फिर DEPT 90 में हमें सिर्फ CH प्रोटॉन मिलता है और CH प्रोटॉन का नंबर हमारा 2 था। अब वो कितने पर मिला, वो 25 ppm पर मिला, तो वैसे ही हम नीचे जाकर देखेंगे 25 पर हमें जो मिलेगा उसको हमने 2 नंबर दे दिया। फिर हम DEPT 135 पे गए, तो 135 को आप देखो बेटा ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि CH अगर मैं लिखूं और CH3 लिखूं, इस कार्बन से 1 अटैच्ड है, 1 हाइड्रोजन, और इस कार्बन से 3 अटैच्ड है। तो 1,3 कार्बन के लिए हमें मिलती है अपवर्ड पीक। तो इसमें देखो 135 भी तो है ना यहाँ पर भी, तो आप इसका 1 और 3 ले सकते हैं कि इससे हमें अपवर्ड पीक मिलेगी। थोड़ा सा याद करने के लिए मैं बता रही हूँ, बाकी आप अपना तरीका अपना सकते हैं। और जो CH2 प्रोटॉन है उनके लिए हमें इनवर्स पीक मिलेगी। तो ये हमारे CH2 थे, फिर इन दोनों CH2 को हमने अपने हिसाब से कि डी शील्डेड कौन सा है तो उस हिसाब से नंबर 3 और नंबर 4 दे दिया, तो ये नंबर 4 हो गया था, ये नंबर 3। फिर इसी में हमने नीचे जिस भी ppm पर ये हमें मिला होगा वही ppm हम यहाँ पर चेक करके उसको नंबर 3 दे सकते हैं और इसको नंबर 4 दे सकते हैं। फिर इन्हीं दोनों सिग्नल में, क्योंकि CH ये तो हमें CH के लिए मिला और एक CH3 के लिए, तो CH तो हमें DEPT 90 से मिल गया था, तो ये क्योंकि 25 ppm पर मिला तो हमें इन तीनों सिग्नल में यहाँ पर जो 25 ppm पर मिला होगा तो हम बता सकते हैं कि वो पीक जो है CH की वजह से थी। फिर हम इन दोनों, ये जो दोनों बची हैं हमारे जो 1 और 5 कार्बन की वजह से थी, बस हमें दोनों की इंटेंसिटी देख लेनी है। एक की, ये वाले की इंटेंसिटी ज्यादा है, इस वाले की इंटेंसिटी ज्यादा है इसलिए ये 1 कार्बन की वजह से, और इसकी इंटेंसिटी कम है इसलिए ये 5 कार्बन की वजह से। और इंटेंसिटी ज्यादा क्यों थी, क्योंकि NOE इफेक्ट हमें बता रहा था कि जिस कार्बन से जितने ज्यादा हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे उसकी इंटेंसिटी, उस कार्बन की सिग्नल की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे ही हमें ये मालूम पड़ा तो यहाँ पर भी ppm की वैल्यू ऑलरेडी गिवन ही होगी, तो ये हमारा मिलता है 22 ppm पर और ये मिलता है 21 पर। तो 22 ppm पे हमारा 1 कार्बन एटम है, तो हम नीचे जाएंगे और नीचे देखेंगे कि 22 पर जो भी सिग्नल हमें मिला है वो हमारा 1 कार्बन का है और जो 21 पर मिला है वो हमारा 5 का है। तो इस तरह से जितने भी कार्बन के वो थे
जितने भी कार्बन के सिग्नल थे सबको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और आप देख रहे हैं CdCl3 आपको कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा, किसी DEPT में नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से भी तो कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इसे तो ड्यूटीरियम अटैच है, तो ड्यूटीरियम और हाइड्रोजन तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इसलिए यहां पर हमें कोई सिग्नल CdCl3 की वजह से भी नहीं मिलता। तो इस तरह से हम ये DEPT को आइडेंटिफाई, मतलब DEPT हमें कैसे हेल्प करता है वो हमने यहाँ पर बताया। तो बहुत आजकल बहुत एडवांस टेक्निक है, तो ऑफ रेजोनेंस काफी पुरानी टेक्निक हो गई है, उसको अब हम यूज नहीं करते हैं इतना जितना हम DEPT को कर लेते हैं। तो बेटा यही सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो आप इसको अपने आप से पढ़ भी सकते हैं, बाकी मैं भी आपको बता दूंगी। तो लोअर ट्रेस जो सबसे नीचे वाला था इज द यूजुअल ब्रॉड बैंड डीकपल्ड C13 स्पेक्ट्रम, और सेकंड ट्रेस कौन सा था? वो था DEPT 45 के लिए, जिसमें ओनली सिग्नल डिटेक्टेड आर दोज अराइज फ्रॉम प्रोटोनेटेड कार्बन। जितने भी प्रोटोनेटेड कार्बन होंगे यानी कार्बन से हाइड्रोजन का अटैच होना जरूरी है। तो कार्बोनिल कार्बन जिसको हमने 6 से लेबल किया हुआ एट 172 ppm इज नॉट सीन, इसलिए DEPT 45 में हमें C डबल बॉन्ड O के लिए, उस वाले कार्बन के लिए हमें कोई सिग्नल नहीं मिलता। द सॉल्वेंट पीक, सॉल्वेंट हमने CdCl3 ले रखा है जो 77 पर मिल रही है, वो भी हमें नहीं दिखाई देगी। ड्यूटीरियम बिहेव्स डिफरेंटली फ्रॉम 1H, as a result the carbon of CdCl3 behave as if it were not protonated, और इसलिए तो हमें CdCl3, क्योंकि हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि ड्यूटीरियम है हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए हमें उसका सिग्नल नहीं मिला। जो थर्ड ट्रेस था वो हमारा DEPT 90 था, और उस ट्रेस में हमें क्या मिल रहा था? जिसमें सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन है यानी मिथाइन कार्बन है। ठीक है, तो जो कार्बन 25 ppm पर है, कार्बन नंबर 2, वो हमें मिल रहा है। और जो अपर मोस्ट था वो हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है देन द प्रीवियस, क्योंकि उसमें काफी सारे मिल रहे थे ना। कॉम्प्लिकेटेड इस टर्म में भी है क्योंकि उसमें पॉजिटिव सिग्नल भी मिल रहे थे और नेगेटिव मिल रहे थे, यानी अपवर्ड मिल रहे थे और डाउनवर्ड मिल रहे थे, यानी इनवर्स सिग्नल मिल रहे थे 135 पे। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ऑल कार्बन दैट हैव एन अटैच्ड प्रोवाइड अ सिग्नल बट द फेज ऑफ द सिग्नल विल बी डिफरेंट। फेज से मतलब वही है पॉजिटिव फेज या नेगेटिव फेज, अपवर्ड या डाउनवर्ड, डिपेंडिंग ऑन वेदर द नंबर ऑफ अटैच्ड हाइड्रोजन इज एन ऑड और इवन। तो अगर ऑड नंबर होंगे तो ऊपर मिलेगी पीक, और इवन नंबर होंगे तो हमें इनवर्स पीक मिलेगी। तो इसको याद करने का तरीका बस ये, इसमें भी 1 और 3 है, और CH में भी एक हाइड्रोजन है और CH3 में 3 हाइड्रोजन है, तो 1 और 3 वाले हमें ऊपर मिलते हैं और 2 वाले हमें नीचे मिलते हैं। ठीक है, फिर व्हेन वी एग्जामिन द अपर ट्रेस we can identify all of the carbon peaks in the spectrum of isopentyl acetate। तो ऊपर वाले को देखकर जितनी भी ऊपर ट्रेसेस दी हुई हैं उससे हम आइसोपेंटाइल के स्पेक्ट्रम को आइडेंटिफाई करते हैं। तो पॉजिटिव पीक्स एट 21 and 22 ppm must represent CH3 groups as those peaks are not represented in the DEPT 90। और DEPT 90 में क्योंकि हमें सिर्फ CH की मिली है, CH3 की तो मिली ही नहीं है, तो इसलिए हमें यह मालूम पड़ गया जो अपवर्ड पीक वहां पर मिली है वो CH3 की होंगी, क्योंकि CH की तो हमने DEPT 90 से देखकर निकाल दी। ठीक है, when we look at the C13 original C13 spectrum we see that the peak at 21 ppm is not as strong as the peak 22 ppm। तो नॉर्मल जो डीकपल्ड स्पेक्ट्रम भी मैंने दिखाया था वहां पर भी हमने यही देखा था कि जो 21 वाली पीक है इसकी देख रहे हैं 1 वाले की कितनी ज्यादा इंटेंसिटी मिली है 5 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो वो इसी वजह से मिली है क्योंकि कार्बन जो है उसके साथ 6 हाइड्रोजन, दोनों मिथाइल ग्रुप के लिए हमें एक सिंगल पीक मिल रही है वहां पर। ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी एग्जामिन दैट द पॉजिटिव पीक एट 22 और 25 ppm वाली तो हम ऑलरेडी एग्जामिन कर चुके हैं अपने DEPT 90 में। ठीक है, तो द इनवर्स पीक एट 37 ppm ड्यू टू CH2 ग्रुप वी कैन आइडेंटिफाई इट एज कमिंग फ्रॉम द कार्बन एट पोजीशन 3। The inverse peak at 53 pm clearly caused by the CH2 carbon at position 4 de-shielded by the attached oxygen atom। तो ये मैंने आपको बताया अभी कि दोनों CH2 में हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि एक de-shielded होगा ऑक्सीजन एटम से। और फाइनली द डाउनफील्ड पीक एट 172 ppm हैज ऑलरेडी बीन लेबल्ड एज अराइजिंग फ्रॉम द कार्बोनिल कार्बन एंड पोजीशन 6। तो 172 वाली तो हम पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके थे DEPT अपना जो हमने 45 यूज किया था, क्योंकि वहां पर हमें उसके लिए कोई पीक नहीं मिली थी। तो यही सब इसमें पूरा हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हम DEPT हमारे लिए यूजफुल है। तो DEPT सिर्फ उन कार्बन का सिग्नल देता है जिनसे हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं, और ये DEPT 45, 90, 135 ये सब एंगल्स हैं, अलग अलग एंगल्स पर हमें अलग अलग कार्बन की पीक हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो हम ये आइडेंटिफिकेशन में बहुत हेल्पफुल रहता है, बहुत एडवांस टेक्निक है और बहुत ईजिली हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये था आपका DEPT के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।